We now come to the last part of the chapter, which is respiratory disorders. बेटा, जब हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अस्थमा। जनरली क्या होता है, अगर ये हमारा ब्रोंकाई हुआ कुछ इस प्रकार से, तो कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आता है, तो वो फॉरेन पार्टिकल जब हमारे ब्रोंकाई के टिश्यूज के अंदर जाएगा, तो हिस्टामाइन सिक्रीट होता है, एंड हिस्टामाइन विल अल्टीमेटली एक्टिवेट योर टी हेल्पर सेल्स एंड एक्सेट्रा, जिसकी वजह से देयर विल बी सम रिएक्शन टेकन प्लेस ओवर हियर। Now, in some individuals, the cases are slightly different. In some individuals, the cases are slightly different. इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये पर्टिकुलर डस्ट पार्टिकल अंदर आ जाता है, तो हमारे पास एक एंटीबॉडी रिलीज हो जाता है, which is let's say which is that antibody is IgE. IgE का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। ये IgE जो होता है वो इस डस्ट पार्टिकल के आसपास सराउंड हो जाता है, और इस डस्ट पार्टिकल के आसपास सराउंड हो जाने की वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी हिस्टामाइन जरूरत से बहुत ज्यादा क्वांटिटी का बढ़ जाता है। एंड दिस इस रीजन की वजह से ऑटोमेटिकली जो ये हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर विच इज ल्यूमेन जो रहेगा, वो सूज जाएगा, it will swell, and the lumen becomes very very narrow. It becomes very very narrow, and as soon as it becomes narrow, automatically the breathing gets affected, and the person suffers from something called as asthma, which can also be identified to be as bronchitis. I can also identify this to be as bronchitis, right? The another one that we have is emphysem, wherein what happens is कि जो ये हमारा alveoli होता है कुछ इस प्रकार से, तो alveoli के यहाँ पे you have certain epithelial linings which are present. When a person is continuously smoking, or there is continuous abnormal gases or chemicals entering in your respiratory tract, specifically cigarette smoking, तो ये जो alveoli wall होता है वो टूटना शुरू कर देता है, और कुछ इस प्रकार से alveoli का wall हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सरफेस एरिया है वो टूट रहा है या वो कम हो रहा है। छोटे से विषय, जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया, है ना, सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया। अब जब सरफेस एरिया कम हो गया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होगा, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेटरी mechanism, and that this is a chronic mechanism, it's a slow degradation that is happening. ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वेरिन काफी लोग जो होते हैं वो कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन में होते हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली कुछ डस्ट पार्टिकल या हार्मफुल एफ्लुएंस रिलीज होते हैं। तो जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं या फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर जा जाके ये सारे केमिकल्स जो है वो जाके बैठ जाते हैं। जब ये केमिकल्स जाके बैठ जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम में कुछ फाइबर्स होते हैं जो आके इसके ऊपर लग जाते हैं। अब बाय द टाइम वो उसके ऊपर लग के उसको निकालना चाहते हैं, यू विल हैव मोर फाइबर्स व्हिच विल गो एंड गेट अटैच्ड विद इट। ठीक है, यू विल हैव मोर डस्ट पार्टिकल दैट विल गो एंड गेट अटैच्ड, मोर फाइबर्स व्हिच विल कम इन विद इट, अगेन देयर विल बी अटैचमेंट। तो ये बढ़ते ही जाता है बार बार, बाय द टाइम वो उसको निकाले, नए डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं और फाइबर्स लग जाता है। तो ये जो फाइबर्स लग गई या ये जो गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, इसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस, और इस फाइब्रोसिस की वजह से ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। इसको क्योंकि ये बेसिकली हुआ, ये फाइब्रोसिस हुआ इस वजह से बिकॉज हमारा काम वैसा था जहाँ पे हार्मफुल पार्टिकल्स रिलीज हो रहे थे, लाइक स्टोन ब्रेकिंग हो गया, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, तो यू हैव डिफरेंट abnormalities that is led in this case, like for example you've got something called as silicosis, you've got something called as asbestosis. These are certain examples. ठीक है, ऑल्सो मेक श्योर दैट यू रिमेम्बर कि ये जो डिजीज होता है वो इमीडिएट नहीं होता काम पे लगने से। इस डिजीज का सिम्टम्स जो है वो उस जगह पे 15 से 20 साल काम करने के बाद इसके सिम्टम्स, 15 से 20 साल जब कंटिन्यूअसली आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तब जाके इसके सिम्टम्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, not before that. So it becomes very difficult for us to treat once we get the symptoms. Next, we have carbon monoxide poisoning. It's a very simple concept कि जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर हो जाता है,
फॉर सर्टेन रीजन, तो हमारा हीमोग्लोबिन पहले भाग के उस कार्बन मोनोऑक्साइड को जाके चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपक जाएगा इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये बाइंड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हीमोग्लोबिन को पता ही नहीं चलता कि ये मैं किसको बाइंड हो गया करके, बिकॉज दिखने में तो ये ऑक्सीजन जैसा था, या दिखने में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसा था, लेकिन अब तो मैं बाइंड हो गया। सो दिस विल एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट विल नॉट कम आउटसाइड, because of which the person gets suffocated and the person gets killed. All right. Then you have something as altitude sickness. जब हम हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं यानी पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एयर प्रेशर रिड्यूसेस, तो हवा कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं और सफोकेट हो जाते हैं। तो काफी लोग इस सफोकेशन से मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्टीट्यूड सिकनेस। या तो ये सफोकेशन से मर जाते हैं, या अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं हमारे बॉडी में, जहाँ पे हमारे बॉडी जो है वो धीरे धीरे ब्लू होना शुरू हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, हमारे आरबीसी काउंट जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। दीज आर द डिफरेंट वेज। सो हाउ डू योर बॉडी रिकमेंड act if you are surviving? So then during altitude sickness, your RBC count increases drastically then in that case. To combat, इससे फाइट करने के लिए हमारा जो सॉरी इससे फाइट करने के लिए हमारा जो बॉडी है वो हाइट हीमोग्लोबिन अपना आरबीसी का काउंट बढ़ा देगा, ब्रीथिंग रेट जो है इंक्रीज कर देगा, हार्ट का पंपिंग जो रहेगा वो फास्ट हो जाएगा। ये सारे अलग अलग तरीके हैं हमारा बॉडी रिएक्ट करने का एट द अल्टीट्यूड सिकनेस। I hope the concept is clear so far. So that's where we come to the end of this particular chapter. I hope you all understood the chapter very well. Make sure that you keep focused, study well, read your NCRTs twice and thrice. Okay, stay focused. Okay, keep doing your hard work, and best of luck for your NEET examination.